हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी स्टैक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट, जिसका नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी। आपको अच्छे से पता है जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका पहला चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिकली क्या देखा था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी की हालत कैसी थी एंड उनके आने के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे स्टैग्नेंट हो गई, मतलब पिछड़ गई। ठीक है, ये सभी चीजें हमने देख ली थी। तो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया को जब फ्रीडम मिली उसके बाद जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कैसे डेवलप होने लगी। ठीक है, सो बेसिकली टाइम पीरियड 1950 से लेके 1990 तक की कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब आप ऐसा मत समझिए कि पूरा ही चैप्टर मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। यहाँ पर मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाने वाली। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, तभी आपको आगे जो भी चीजें आएंगी, जो भी टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में समझ आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एंड तक आपको यहाँ पे बने रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन में क्या देके रखा हुआ है, आफ्टर 200 years of British rule and their exploitative policies, India finally got freedom on 15 अगस्त 1947। आपको अच्छे से पता है जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने 200 साल हमारे इंडिया पे राज किया था। ठीक है, और बहुत ही भयंकर पॉलिसीज बनाई थी, मतलब एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी, जो सिर्फ और सिर्फ उनके फायदे के लिए थी। ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ही पॉलिसीज बनाई थी और इंडियन इकोनॉमी को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए पॉलिसीज बनाई थी। आपको अच्छे से पता है कि इंडिया को फ्रीडम कब मिली, 15 अगस्त 1947 में फ्रीडम मिल गई, आजाद हो गया था हमारा भारत। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नाउ इट वाज नेसेसरी टू रिकंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इंडियन इकोनॉमी इनटू अ डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि आपको पता है, जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था, तो इसलिए ये जरूरी था कि जो हमारी स्टैग्नेंट इंडियन इकोनॉमी है, मतलब पिछड़ी हुई इंडियन इकोनॉमी है, उसे डेवलप कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस वजह से यहाँ पे क्या देखे रखा है, therefore the most important task before the government of independent India was to decide the type of economic system which would be most suitable for India। इस वजह से जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्हें ये चीज सोचनी पड़ी कि ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में लाया जाए जिस वजह से जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रो करने लग जाए, मतलब हमारा इंडिया डेवलप हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? इकोनॉमिक सिस्टम, अब यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम वर्ड यूज हुआ है तो उसका मतलब क्या है पहले हम वो जान लेते हैं। सो इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम है, या हम बोल सकते हैं वो अरेंजमेंट है जिससे जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारी इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाए। अब आप सोच रहे होंगे मैम सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। वैसे 11th क्लास में आपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, let us first understand the various central problems of an economy before we proceed to different types of economic system। मतलब अभी हम इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से थे वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स इंडिया में थी। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब बनाना क्या है, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है, कौन सी टेक्निक्स फॉलो करनी है। फिर उसके बाद फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, मतलब कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी हमारी इकोनॉमी में, जिन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करें तो इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, कंज्यूमर गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स। अब यहां पर दिक्कत कहां आ रही थी कि हमें
क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स जो हम जैसे लोग कंज्यूम करते हैं, कस्टमर कंज्यूम करते हैं या फिर कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, या फिर प्रोड्यूसर गुड्स बनाने हैं। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, ये जो रॉ मटेरियल, ये जो चीजें होती हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, जो बेसिकली प्रोड्यूसर यूज करता है, अपनी फर्म में लेकर आता है, अपनी फैक्ट्री में लेकर आता है उन चीजों को, ताकि वो क्या कर पाए, गुड्स बना पाए। तो ऐसे गुड्स परचेज करने हैं जो प्रोड्यूसर को चाहिए, या ऐसे गुड्स परचेज करने हैं जो कंज्यूमर को चाहिए। तो बोला जाता है कि इन दोनों के ही बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए सिर्फ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो प्रोड्यूसर बोलेगा कि हम फिर गुड्स कैसे बनाएं अगर हमारी जरूरत की चीजें हमें मिल नहीं रही, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए सिर्फ प्रोड्यूसर गुड्स बन रहे हैं तो कंज्यूमर बोलेगा हमारे लिए आप क्या बना रहे हो। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, दोनों के ही बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है। यहां पर मैं आपको लिख देती हूं हाउ टू प्रोड्यूस। तो इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिन्हें हम बोलते हैं LIT। ठीक है, या फिर आ जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं CIT। क्लियर हुआ? तो यहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है कि हम लेबर्स को हायर कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में लेबर्स को रख रहे हैं ताकि वो क्या कर पाए, गुड्स बना पाए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है, हम मशीनरी लेकर आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और हम अपने गुड्स तैयार कर लें। ठीक है, समझ में आया? अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेंगे, मतलब लेबर्स को अपनी फैक्ट्री में रखेंगे गुड्स तैयार करने के लिए, तो आपको पता है लेबर क्या है, इंसान है। क्या वो मशीनरी है? नहीं। क्या वो रोबोट है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इंसान है तो वो थकेगा, तो वो अपना काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ LIT पे डिपेंड रहते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे डिपेंड रहते हैं, तो काम डिले हो सकता है। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब सिर्फ मशीनरी लेकर आ रहे हैं, तो मशीनरी है खराब तो होगी ही, जितना यूज करेंगे खराब होगा। या फिर चलो मशीनरी लेकर भी आ गए, उसको चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। और चलो ये भी छोड़ो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मशीनरी का यूज करके गुड्स बना रहे हैं तो क्या होगा, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, किसी को काम ही नहीं मिल रहा, लेबर ऐसे ही घूम रही है। ठीक है, आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में भी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूं फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आ जाता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो काम करके दे रहा है, जो मेहनत कर रहा है और उस मेहनत से अगर वो पैसे कमा रहा है तो उसको गुड्स दे देना है, उसको गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? और अगर हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, जिसके पास परचेजिंग पावर है और उस पैसे से वो सामान खरीद सकता है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि आपको पता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन
सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो काम करके पैसा कमा के सामान खरीद रहे हैं। लेकिन अगर हम बुजुर्गों की बात करें, क्या वो काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, काम करके पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो क्या हम उनको गुड्स नहीं देंगे? ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में भी क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अगर बुजुर्ग लोग काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है? अगर उनके पास जमीन जायदाद पैसा पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस है उनके पास, तो वो सामान खरीद सकते हैं, भले ही वो काम कर रहे हैं या नहीं, भले वो मेहनत कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो सामान भी और वो जमीन जायदाद भी उन्होंने मेहनत करके ही बनाई होगी। समझ में आया? तो इन दोनों के बीच में भी क्या रहना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए। जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको भी आप दो गुड्स, और जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, बुजुर्ग लोग हैं, काम नहीं कर सकते या हेल्थ इश्यू है, तो उनको भी आप गुड्स लाकर दोगे। समझ में आया? तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये है कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब इकोनॉमिक सिस्टम के भी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड थर्ड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो हर चीज कौन हैंडल करता है? प्राइवेट सेक्टर। और अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो हर चीज कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट सेक्टर। और अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही इस चीज को हैंडल करेंगे। ठीक है, एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। वही चीज बोली जा रही है, जो भी गुड्स हैं उसको कौन ओन करेगा? मतलब जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं उसको ओन भी, मतलब कौन उसका हकदार होगा? प्राइवेट सेक्टर। उसको कंट्रोल कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। और ऑपरेट भी कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, फिर अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहां पर जो गवर्नमेंट है वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगी, कंट्रोल करेगी एंड ऑपरेट करेगी। ठीक है, और अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्या लिखा गया है? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स। मतलब इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर को इकट्ठे रखा गया है एंड उनको अपनी जिम्मेदारी बता दी गई है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम क्यों लाया गया? ताकि जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उसे हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर, जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्रोडक्शन इज डन मेनली टू अर्न प्रॉफिट। अब बात करें हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तो इनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ देखेगा मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर हुआ? सो द सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर सॉल्व्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो वो क्या चीज देखेगा? मार्केट में डिमांड किस चीज की है। ठीक है, जो डिमांड कर रहा है जिस चीज की, हम वही चीज लेके आएंगे। लग्जरी, अगर लग्जरी चीजों की डिमांड हो रही है, लग्जरी कार की डिमांड हो रही है या फिर महंगे जूतों की डिमांड हो रही है, हर चीज जो मार्केट में जिसकी डिमांड हो रही है वो वही चीज बनाएंगे, क्योंकि उनको उन्हीं से फायदा होगा। ठीक है, आया समझ में? तो प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरे तरीके से सही नहीं हो सकती। अगर सिर्फ अपना फायदा देखकर वो चीजें करेंगे तो वो प्राइस भी खुद से डिसाइड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्राइस रखेंगे, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए या फिर हम बोल सकते हैं गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो क्या देके रखा है? अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट ये सोचती कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाना चाहिए तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती, वो हमें देके रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस क्या करना है? Under this system, only those goods are produced that can be sold profitably either in the domestic or in the foreign market.
ठीक है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर को ये जिम्मेदारी दे दी कि आपको डिसाइड करना है या आपको सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो वही चीजें बनाएगा जो प्रॉफिटेबली सोल्ड हो जाए, मतलब उसको प्रॉफिट देकर जाए, या तो डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया के मार्केट में, या फिर फॉरेन मार्केट में। उसको कुछ मतलब नहीं है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को कम दामों में सामान देना है, सोशल वेलफेयर पे जाना है, नहीं। मुझे किस चीज से प्रॉफिट हो रहा है, मुझे इस चीज से प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को महंगी महंगी गाड़ियां बना के प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं महंगी गाड़ियां बनाऊंगा, इंडिया में भी वही सोल्ड करूंगा, फॉरेन मार्केट में भी वही सोल्ड करूंगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, तो क्या देके रखा है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जिम्मेदारी है, तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि चीपर टेक्निक्स अपनाई जाए प्रोडक्शन की, मतलब कम से कम पैसा लगा के वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स बना पाए। ठीक है, उसके लिए हो सकता है वो कम दामों वाले लेबर को रख ले जो कम पैसे चार्ज कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? In case of cheap labor, labor-intensive methods of production are used, and in case of costly labor, capital-intensive method of production are used। बोला जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर जिम्मेदारी दे दी है तो वो अपना फायदा देखेगा, वो यही सोचेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम लगे, कम से कम उसके एक्सपेंसेस लगे और सामान अच्छे से बन जाए। तो उस केस में अगर लेबर चीप है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेगा। ठीक है, और लेबर अगर महंगा चार्ज कर रही है, उनको वो महंगा पड़ रहा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो इसमें बोला जा रहा है इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और परचेजिंग पावर। बोला जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को अगर आप जिम्मेदारी देते हो तो उसको मतलब ही नहीं है लोगों को क्या चाहिए, किस चीज की नीड है, कब नीड है। ठीक है, जिसके पास पैसा है या जिसके पास परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मतलब पैसा पड़ा होना चाहिए, भले मेहनत करके कमाओ या फ्री का पड़ा है। ठीक है, आया समझ में? तो जिसके पास पैसा है हम उसी को गुड्स देंगे। ठीक है, उनको मतलब ही नहीं है किसको किस चीज की कब जरूरत है। ठीक है, दिस मीन्स दैट अ सिक पर्सन विल बी एबल टू गेट मेडिसिन ओनली व्हेन ही कैन अफोर्ड टू बाय इट, अदरवाइज नॉट इवन इफ देयर इज एन अर्जेंसी। बोला जा रहा है अगर कोई इंसान बीमार है, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो जिंदा रहे या ना रहे, अर्जेंट है या नहीं है, वो मेडिसिन उसी को देगा जो पैसे दे पाए। अगर पैसे नहीं दे पा रहे हैं हम आपको मेडिसिन नहीं देंगे, भले आपकी तबीयत खराब होती रहे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि कौन हैंडल करता है, गवर्नमेंट सेक्टर। A socialist economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the government। ठीक है, क्लियर हुआ? Under socialist economy, the three central problems are solved in the following manner। अब बोला जा रहा है कि अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाते हैं तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व की जाएंगी, तो वो हमें दे के रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब बनाना क्या है, तो इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो क्या देखती है कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, तो वही चीज वो प्रोड्यूस करके देंगे। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है। द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, तो इसमें भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि गुड्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। ठीक है, फिर आ जाता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है या किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या देके रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू बाय और अफोर्ड टू परचेज। मतलब यहाँ पर क्या देखा जाता है कि लोगों को किस चीज की जरूरत है और ना कि वो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं जो लोग परचेज कर पाए। मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस चीज पे ध्यान नहीं देगी कि लोगों को महंगी गाड़ियां लेनी है, वो उतना परचेज कर सकते हैं, बड़े बड़े बंगले चाहिए उनको या अच्छे महंगे शूज चाहिए, उनको कुछ मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट इन चीजों पे ध्यान नहीं देती कि मुझे कार बनानी है,
ठीक है, या फिर शूज बनाने हैं महंगे या अच्छी ज्वेलरी बनानी है, उन चीजों पे वो ध्यान ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको समझाया, उनको क्या देखना रहता है कि किसको किस चीज की जरूरत है, नीड है। उनको नहीं मतलब कि ये इंसान महंगी गाड़ी खरीद सकता है, तो वो महंगी गाड़ियों पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, वो वही चीजें बनाएंगे जो नेसेसिटी की है। ठीक है, क्लियर हुआ? अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू द सिटीजन हु नीड इट। जैसे कि अगर हम सोशलिस्ट नेशन की बात करें, मतलब ऐसी कंट्री जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती है, तो वो किस पे ध्यान देगी कि फ्री हेल्थ केयर हम लोगों तक पहुंचा पाए, ना कि महंगी गाड़ियां। ठीक है, मतलब इन चीजों को वो प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो नेसेसिटी वाली चीजों को ही प्रोड्यूस करेगी। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं तो हर नेसेसिटी की चीज एफोर्डेबल प्राइस में तो लोगों को मिल जाएगी, लेकिन क्या इससे हमारा इंडिया डेवलप कर पाएगा? जब उसको अच्छे से कम दामों में चीजें मिल रही हैं तो वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि मुझे कोई अच्छी चीज करनी है या कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है या कुछ इनोवेशन आइडिया उसके दिमाग में नहीं आएगा। आप खुद सोचिए, आपको कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाए तो आप अपना दिमाग लगाओगे? अगर आपके घर वाले आपके मतलब हाथों में हर चीज लाकर रख दे रहे हैं, आप जो मुंह से निकाल रहे हो आपके हाथों में रख दे रहे हैं, क्या आप घर से बाहर निकल के मेहनत करने का सोचोगे? नहीं। ऐसे ही होता है अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज नहीं, मतलब नेसेसिटी की चीज उनको प्रोवाइड कर ही रही थी, तो क्यों लोग सोचेंगे कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें पैसे अर्न करने हैं? वो सोचेंगे हाँ 10,000 काफी है, 10,000 में हमारा पूरा घर का राशन, घर का काम हो ही जाता है, गवर्नमेंट इतने अच्छे से चीजें कम दामों में तो प्रोवाइड कर ही रही है, हम क्यों 1-1 लाख तक जाएं, हम क्यों अपने स्किल्स बढ़ाएं ताकि हम 1 लाख कमा पाए? ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज भी नुकसानदायक होती है, फायदेमंद भी है लेकिन कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है, क्योंकि इससे लोगों का माइंड ना ही डेवलप होगा। अब जब लोगों का माइंड डेवलप नहीं है तो जो इंडिया है वो भी डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर संभालेंगे चीजों को। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी है वो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? इन मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब ये जो तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करता है। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करी जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स व्हाटएवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द मार्केट फेल्स टू डू। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर क्या डिसाइड करेगा कि हम क्या चीज अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन सी नई नई चीजें हम ला सकते हैं मार्केट में, और गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगा कि कौन सी नेसेसिटी की चीजें हैं जो लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। तो इंडिया में इन तीनों में से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लाया गया हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? आफ्टर द फ्रीडम लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू वर कंफ्यूज्ड विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक सिस्टम टू बी फॉलोड इन इंडिया। बोला जा रहा है कि जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया जाए। क्या हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए या सोशलिस्ट या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी? वो कंफ्यूज हो गए थे इस बात से। ठीक है, देन उसके बाद some leaders were in favor of the socialist economy. However, in a democratic country like India, complete delusion of private ownership was not possible as was possible in case of the former Soviet Union. क्या बोला जा रहा है कि कुछ लीडर्स चाह रहे थे कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना उसको फॉलो किया जाए, वो सही रहेगी, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपना लेना पॉसिबल नहीं है, या फिर हम बोले प्राइवेट ओनरशिप को अगर हम पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे ये हमारी कंट्री में पॉसिबल नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमारा भारत बहुत बड़ा है, तो हर छोटी छोटी या बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान गवर्नमेंट नहीं रख सकती। चलो बड़ी बड़ी का रख भी लेंगी, इतनी
छोटी छोटी चीजों का ध्यान वो नहीं रख सकती, क्योंकि उनको और भी चीजें सॉल्व करनी रहती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, हम पूरा सोशलिस्ट पर तो नहीं निर्भर रह सकते, क्योंकि हर एक चीज हम देखने लगेंगे तो पहली बात तो जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो डेवलप नहीं कर पाएंगे ना खुद को और ना ही हमारी इकोनॉमी को, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एज अंडर दिस सिस्टम देयर वुड बी फ्यूअर चांसेस फॉर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। अब बोला जा रहा है अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो ये भी फेवर में नहीं था, और अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को ये भी पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा अगर हम हर चीज प्राइवेट सेक्टर को थोप देंगे या उनको दे देंगे तो क्या होगा, जो हमारी इंडिया है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग हैं, वैसे ही जब ब्रिटिशर्स आए थे ऑलमोस्ट सबको ही गरीब करके चले गए थे, तो जो गरीब लोग हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, सामान खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाला तो अपना फायदा देख रहा है, अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो गरीब लोगों की जो हालत है वो ठीक हो ही नहीं पाएगी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करने का नहीं सोचा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद एज अ रिजल्ट मिक्स्ड इकोनॉमी विथ बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी। इस वजह से क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया गया, ठीक है, जिसमें सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट दोनों ही इकोनॉमी का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। In this view, India would be socialist society with a strong public sector, but also with private property and democracy. वही बोला जा रहा है। इस वजह से क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया गया, तो अब यहाँ पर सोशलिस्ट सोसाइटी भी रहेगी, जिसका मतलब जिसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में रहेगी, पब्लिक सेक्टर के हाथ में, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, मतलब दोनों ही साथ में मिलके काम करेंगे। नेसेसिटी की चीजें गवर्नमेंट सेक्टर देखेगी, पब्लिक सेक्टर, और जो चीजें बननी चाहिए जो हमारी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो कौन देखेगा, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट करके जाना है, एंड जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।